बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम शुवेंदु ने टीएमसी के काले कारनामों की फाइल खोल दी है, जिसके बाद पार्टी के नेता अब पलटी मारकर भागते दिख रहे हैं। चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी, सयोनी घोष जैसे टीएमसी के नेता काफी आक्रामक बयानबाजी कर बीजेपी को 4 मई के बाद देख लेने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब कार्रवाई देख उनकी भाषा बदल गई है। जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से टीएमसी के नेताओं और उनका साथ देने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। कुछ की तो गिरफ्तारी भी हुई है। उनमें ममता बनर्जी के करीबी कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास शामिल है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने पुलिस कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया। इसे ममता बनर्जी की सरकार में बनाया गया था। पुलिस प्रशासन के साथ बैठक में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बोर्ड असल में एक राजनीतिक दल का ही अंग बन गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले शासन का कानून चलता था, लेकिन अब कानून का राज होगा। शुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 7 दिन में वो कई बड़े फैसले ले चुके हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने कहा है कि पुलिस कल्याण बोर्ड मूल रूप से बहुत अच्छे इरादों के साथ बनाया गया था, लेकिन समय के साथ ये असल में एक राजनीतिक दल का ही अंग बन गया। नतीजतन ये सवाल बन रहा है कि आम पुलिसकर्मियों को असल में कितना कल्याणकारी लाभ मिला। सीएम शुवेंदु ने कहा कि दूसरी ओर ये साफ था कि शांतनु सिन्हा विश्वास और विजितेश्वर राउत जैसे कुछ अधिकारियों को विशेष सुविधाएं मिली थी, इसलिए पुलिस कल्याण बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला लिया गया है। सीएम शुवेंदु ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी आम नागरिकों को पुलिस परेशान करती है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। कानून सबके लिए बराबर है। वहीं सीएम शुवेंदु ने पुलिस सुधारों के लिए 3 महीने के भीतर एक नया ढांचा तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। मतलब पहले ममता सरकार के दौरान जो पुलिस अधिकारी जनता और ऑटो चालकों से वसूली करते थे, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस विभाग में ममता बनर्जी के करीबी लोग जो राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। वहीं आप दर्शक सीएम शुवेंदु के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष और टीएमसी को साफ संदेश जाए कि देश और बंगाल के लोग शुवेंदु अधिकारी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बंगाल में टीएमसी के नेता अब ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, सीएम शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी द्वारा लिए गए फैसले को लगातार पलट रहे हैं। शुवेंदु सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों में राष्ट्रगान वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को तय सीमा में रखा जाए और धार्मिक गतिविधियों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति न बनने दी जाए। साथ ही गौवंश की हत्या को लेकर भी नियम बदल दिए गए हैं, लेकिन टीएमसी के समर्थक कुछ जगहों पर अब भी शुवेंदु सरकार के फैसले को नहीं मान रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुक्रवार की रात जबरदस्त तनाव फैल गया। यहां लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रण करने को लेकर चलाए जा रहे प्रशासनिक जागरूकता अभियान के दौरान एक पुलिस चौकी पर हमला और तोड़फोड़ की गई। ये घटना जहांगीर मोहल्ला, कसाई मोहल्ला और आसपास के रेल पार इलाके में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन इलाके में धार्मिक मजहबी स्थलों पर तेज आवाज में बज रहे लाउड स्पीकर को निर्धारित सीमा में रखने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा था। इसी के चलते पुलिसकर्मी दिन में जहांगीर मोहल्ला, कसाई मोहल्ला और रेल पार क्षेत्र के अन्य इलाकों में पहुंचे थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों, मस्जिदों और मंदिर समितियों से प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करते हुए लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने की अपील की थी। इस संबंध में कई जगह बैठक का आयोजन भी किया गया था। हालांकि शाम होते होते स्थिति अचानक बिगड़ गई और बड़ी संख्या में लोग कसाई मोहल्ला और जहांगीर मोहल्ला पुलिस चौकी के पास जमा हो गए और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। भीड़ ने पुलिस चौकी पर ईंट पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। चौकी के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई। वही घटना के दौरान पुलिस की कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलों और कुछ निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। वही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। वहीं पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की गश्त जारी है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा सके।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी विवादित कॉकरोच टिप्पणी के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी उन मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया जो एक छोटे से मामले की सुनवाई के दौरान की गई थी। सलोनी घोष ने काबा और मदीना पर गाना गाकर पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए जगह जगह वोट मांगे थे, लेकिन वो टीएमसी के लिए निकली पनौती, क्योंकि वो जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी उनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी को करारी हार मिली। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद टीएमसी ने वोट लूट के नैरेटिव को हवा देने की रणनीति बनाई है, लेकिन अब टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों को लेकर शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला कोलकाता के विद्यानगर उत्तम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। शिकायत में उन पर भड़काऊ बयान देने, विरोधी दलों के खिलाफ आक्रामक भाषा इस्तेमाल करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर धमकी भरी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार 27 अप्रैल से 3 मई के बीच कई चुनावी सभाओं में ऐसे बयान दिए गए जिससे सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता था। वहीं शिकायत के साथ भाषणों के वीडियो और ऑनलाइन लिंक भी सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपे गए हैं। एफआईआर के मुताबिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान विभिन्न राजनीतिक रैलियों और चुनाव प्रचार सभाओं में भड़काऊ, धमकी भरे और उकसाने वाले भाषण दिए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन भाषणों के जरिए हिंसा भड़काने, लोगों के बीच दुश्मनी फैलाने और सार्वजनिक शांति बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया है कि इन बयानों को अभिषेक बनर्जी ऑफिशियल नाम के फेसबुक पेज और अन्य सोशल मीडिया और अन्य यूजर्स प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में राज्य विधानसभा में अपने माइक्रोफोन में आई समस्या पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा है कि मैं 35 सालों से इस विधानसभा में हूं और मैंने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। मेरे माइक्रोफोन को जानबूझकर बार बार खराब रखा जा रहा है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात ठीक से सुनी नहीं जा रही है। गौरतलब है कि बंगाल में बीजेपी की जीत और शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद और टीएमसी के वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में पार्टी का नेता बनाया है। लेकिन अब राहुल गांधी की तरह वो भी विधानसभा में माइक बंद करने का आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों, जिन लोगों ने 15 साल तक विधानसभा में बीजेपी को बोलने नहीं दिया, टीएमसी ने 15 सालों तक बंगाल में विपक्ष की बोलती बंद की, लेकिन अब वो बीजेपी पर माइक बंद करने का आरोप लगा रही हैं। वहीं विधानसभा में माइक बंद करने के विपक्ष के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय के बयान को एक्स पर शेयर कर सलोनी घोष ने लिखा है कि विपक्षी सांसदों को इसके बारे में बताओ दादा, @शोभन देव चट्टोपाध्याय। मतलब अब सलोनी घोष अब अपने नेता को विपक्षी सांसदों को बताकर विपक्ष से मदद मांगने की गुहार लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसके बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। एक तरफ शाह को चैलेंज देने वाले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, तो वहीं सलोनी घोष की मुश्किलें सोशल मीडिया पर लोगों ने बढ़ा दी है, जिसकी वजह से उन्हें अपना कमेंट सेक्शन तक लॉक करना पड़ा। वहीं जिस तरह से बंगाल में टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों की फाइल सीएम शुवेंदु ने खोल दी है, उससे सलोनी घोष तक भी जांच की आंच आ सकती है। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी के लिए पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीएमसी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। टीएमसी में ज्यादातर लोग सत्ता भोग के लिए ममता बनर्जी के साथ गए थे और अब ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी के कई बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है। अब ममता बनर्जी के एक फैसले से टीएमसी के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फूटने लगा है। खबर है कि पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा धरा बगावत पर उतर आया है और इसका सीधा निशाना खुद ममता बनर्जी के फैसले हैं। दरअसल टीएमसी ने लोकसभा में अपने संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से वरिष्ठ सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को हटाकर फिर से कल्याण बनर्जी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। वह इस फेरबदल के बाद कोकाली घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 1976 से परिचित 1984 से साथ साथ चल रही है। आज मुझे 4 दशकों की वफादारी का इनाम मिला। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या टीएमसी में हार के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। ममता बनर्जी को क्या पार्टी में टूट का खतरा दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ही लोकसभा के चीफ व्हिप में बदलाव किया है।
वही सांसद काकोली घोष के बयान को राजनीतिक हलकों में पार्टी नेतृत्व के प्रति उनकी गहरी निराशा और असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। टीएमसी के लोकसभा में 29 सदस्य हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य हैं। ऐसे में दोनों सदनों को मिलाकर टीएमसी के पास 21 सांसदों का संख्या बल है। वहीं कल्याण बनर्जी से पूर्व में महुआ मोइत्रा का भी टकराव हो चुका है। ऐसे में जब कल्याण बनर्जी के महिला सांसदों से रिश्ते ठीक नहीं है, तब उनकी चीफ व्हिप की पोस्ट पर वापसी ने सभी को चौंका दिया है। वहीं अब जब पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तो सांगठनिक बदलावों ने नेताओं के बीच की कड़वाहट को उजागर कर दिया है। न केवल काकोली बल्कि कुणाल घोष जैसे नेताओं ने भी आत्ममंथन की वकालत करते हुए पुराने साथियों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किए जाने की बात कही है। टीएमसी के भीतर महिला सांसदों की संख्या काफी अच्छी है, लेकिन कल्याण बनर्जी के नाम पर ये सभी एकजुट होकर विरोध कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महिला सांसदों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में काम करने में असहज महसूस कर रही हैं। टीएमसी के महिला सांसदों का आरोप है कि कल्याण बनर्जी का व्यवहार महिला सहकर्मियों के प्रति अक्सर अपमानजनक रहता है। दर्शकों, आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच विवाद नया नहीं है। पिछले साल महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच सार्वजनिक रूप से तीखी बहस हुई थी। उस वक्त महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें स्त्री द्वेषी और कुंठा से ग्रसित व्यक्ति करार दिया था। वहीं महुआ मोइत्रा ने उस वक्त एक विवादित बयान में कहा था कि आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते, क्योंकि इससे आप गंदे होते हैं और सुअर को मजा आता है। वहीं इस तल्खी के बाद कल्याण बनर्जी को पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उनकी वापसी ने आग में घी डालने का काम किया है। वहीं फिर से कल्याण बनर्जी की चीफ व्हिप की पोस्ट पर वापसी महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका है। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू ने दावा किया था कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेत्री और सांसद सयोनी घोष और सांसद सागरिका घोष जल्द ही टीएमसी को छोड़कर बीजेपी के भगवा रंग को अपना सकती है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इन अटकलों को खारिज किया है, लेकिन महुआ मोइत्रा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच ममता बनर्जी द्वारा महुआ मोइत्रा के विरोधी कल्याण बनर्जी की फिर से चीफ व्हिप की पोस्ट पर वापसी करना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा से मुंह मोड़ लिया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के फाल्ता सीट पर 21 मई 2026 को होने वाले रीपोलिंग से पहले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। डायमंड हार्बर क्षेत्र में लगातार हिंसा और धमकी के बीच शनिवार को पुलिस ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबी सहयोगी और फाल्ता पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सईदुल खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार फाल्ता थाने की टीम ने देर रात छापेमारी कर ये कार्रवाई की। जांच अधिकारियों ने बताया कि सईदुल खान पर हत्या के प्रयास, राजनीतिक हिंसा फैलाने और इलाके में भय का माहौल बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना है कि पूर्ण मतदान से पहले इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि फाल्ता में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडे लगातार उन्हें धमका रहे हैं। वहीं महिलाओं ने जहांगीर खान पर भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने गांव में आकर जान से मारने और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने जैसे धमकियां दी थी। वहीं फाल्ता में फिर से मतदान को लेकर पहले ही प्रशासन सतर्क है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। चुनाव आयोग भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराई जा सके। वहीं इससे पहले यूपी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा ने अभिषेक बनर्जी के खास जहांगीर खान की क्लास ली थी। वहीं पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने 2011 से जारी सभी 1.69 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों का फिर से सत्यापन करने के जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दस्तावेज की प्राथमिकता पर सवाल उठे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि 2011 से लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अब यह देखना होगा कि 2011 से जारी किए गए कुछ जाति प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता पर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। वहीं आदेश में आगे कहा गया है कि सभी उप विभागीय अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारियों को सभी जाति प्रमाण पत्रों का फिर से सत्यापन करने के आदेश दें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य प्रशासन के सूत्रों ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में शिकायत आई है कि पूर्व टीएमसी सरकार ने अयोग्य लोगों को उनकी पृष्ठभूमि का सत्यापन किए बिना अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी किए थे। कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठ सकते हैं।
वहीं ईडी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को एक आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। इसके अलावा आरजी कर मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान ममता सरकार के दबाव की वजह से कथित लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं चौतरफा हो रही कार्रवाई और टीएमसी में टूट को लेकर आ रही खबरों के बीच अभिषेक बनर्जी ने वीडियो बयान जारी किया है। वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग जानते हैं कि हर मुश्किल घड़ी में कौन उनके साथ खड़ा रहा और हमें भी धैर्य, एकता और दृढ़ के साथ ऐसा करना जारी रखना चाहिए। सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हम और भी ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे। वहीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर 2 पैन कार्ड रखने और थाईलैंड की नागरिकता रखने को लेकर भी खबर सामने आई थी। ऐसे में अब चुनाव में हार के बाद अभिषेक बनर्जी कानूनी पचड़े में भी फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।